साल 2013 की बात है। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई अभी अभी ख़त्म की थी। मैं एक अच्छी कंपनी में इंटर्न की पोस्ट पाने में कामयाब रहा। मैं ऑस्टिन नाम के इस आदमी के साथ काम कर रहा था। हमें टिंडर पर एक अच्छी कहानी खोजने की कोशिश करने के लिए कहा गया था, जिसे बाजार में अभी अभी जारी किया गया था। ऑस्टिन ने सुझाव दिया कि हम दोनों ऐप डाउनलोड करें और स्वाइप करना शुरू करें। वह चाहता था कि मैं उन प्रोफाइलों का नोट ले लूं जिनसे मैं मिला हूँ और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करूं। दिन बीत गए और मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं दिखा। ऑस्टिन ने मुझे सुजेन नाम की एक महिला की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजा। उसकी उम्र 29 साल बताई गई थी, लेकिन वह वास्तव में एक बूढ़ी महिला लग रही थी। सफ़ेद घुंघराले बाल, चश्मा, झुर्रीदार त्वचा, बिल्कुल किसी दादी की तरह। यह काफ़ी असामान्य था क्योंकि पूरे साल में मैंने किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को इस ऐप पर नहीं देखा था। मुझे भी लगा कि यह किसी की बनाई हुई फर्जी प्रोफाइल हो सकती है। ऑस्टिन को भी यह बात दिलचस्प लगी। उसने उससे कांटेक्ट किया और बताया कि वह एक पत्रकार है और टिंडर यूजर्स पर एक आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा है। उसने खुशी खुशी सहमति दे दी और ऑस्टिन ने एक तारीख तय की। हम उनके घर गए। जैसे ही ऑस्टिन ने दरवाजे की घंटी बजाई, फोटो वाली बूढ़ी महिला ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला और हमारा स्वागत किया। मैंने देखा कि उसकी ठोड़ी के नीचे से गर्दन तक एक लंबा पतला निशान था। जब हम उसके लिविंग रूम में बैठे तो उसने हमें कॉफ़ी दी। उसका घर भी उसी की तरह पुराना और क्लासिक दिख रहा था। चीनी मिट्टी की सजावट, पुराने ज़माने का फर्नीचर, नीचे कढ़ाई वाले सफ़ेद पतले पर्दे, यहाँ तक कि हमारे कॉफ़ी के कप भी उसी पुरानी सुंदरता के अंदाज में थे। ऑस्टिन ने उचित प्रश्नों पर जाने से पहले माहौल को सहज बनाने के लिए हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। मैंने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बस यह सुना कि वह 15 साल पहले यहाँ आई थी और अकेली रहती है। हालांकि मेरा दिमाग कहीं और भटक रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें इधर उधर घूमने लगी, पूरी जगह मुझे अजीब लगने लगी। सब कुछ इतना साफ था कि मैं सोचने लगा कि अकेले रहने के बावजूद वह घर को इतना साफ कैसे रख सकती है। यह बिल्कुल नया जैसा था। ऑस्टिन ने इंटरव्यू शुरू करने का फैसला किया। सुजेन हर सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुक थी और हैरानी की बात यह थी कि वह टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझती थी। जब वह बोल रही थी तो एक अजीब सा एहसास होता था कि वह बिल्कुल भी किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं बोल रही थी। वह मॉडर्न स्लैंग का इस्तेमाल कर रही थी और उसे सोशल मीडिया की भाषा समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह बोलते देखना लगभग मज़ेदार लग रहा था, लेकिन साथ ही कुछ हद तक परेशान करने वाला भी था। थोड़ी देर बाद ऑस्टिन ने खुद को बीच में रोककर कॉफ़ी रिफिल मांगा। सुजेन खुशी खुशी किचन की ओर चली गई। मुझे लगभग अपनी सांस दबानी पड़ी जब यह बूढ़ी औरत बिना किसी कठिनाई के सीधी मजबूत टांगों से खड़ी हो गई। ऑस्टिन ने मौका देखते ही मुझसे कहा कि उसे कुछ अजीब लग रहा है। मैं सहमत हो गया और उसने मुझसे कहा कि जैसे ही वह वापस आए तुम चले जाना। वह उसका और इंटरव्यू लेना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह कोई सच में दिलचस्प बात सामने ला सकता है। कुछ सेकंड बाद सुजेन वापस आ गई और मैं खड़ा हो गया और कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ेगा और वहां से निकल पड़ा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और डर की भावना मेरी छाती पर दबाव डालने लगी। वहाँ कुछ गंभीर गड़बड़ थी। मैंने ऑस्टिन को फ़ोन करके उसे यह बताने की कोशिश की कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसके लिए वापस नहीं गया। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। वह कभी घर वापस नहीं आया। उसके बाद उस जगह पुलिस की तलाशी ली गई, लेकिन उन्होंने घर को थोड़ा खाली पाया। ज़्यादा जांच से पता चला कि यह एक नवनिर्मित संपत्ति थी जिसे सिर्फ एक हफ्ते पहले खरीदा गया था। मैं इस बात को मेरे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जब मैं प्रोफाइल स्वाइप कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा दिखा। एक युवा महिला, 29 साल की। उसकी आंखें, उसके बालों का आकार, उसकी मुस्कुराहट का तरीका। मैं उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन मैंने उसे कहीं से पहचान लिया। मैंने उसका नाम सुजेन देखा। मैंने अपनी सांस रोक ली क्योंकि मैंने तस्वीर को बारीकी से देखा। करीब से देखने पर मैं उसकी ठोड़ी के नीचे गर्दन तक एक पतला निशान देख सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि यह कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके जैसा दिखता हो।
लेकिन निशान बिल्कुल उसी जगह पर है। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि यह वही है, मैंने ऐप बंद कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि मैं उसकी प्रोफाइल फिर से ढूंढ सकूं और कुछ जवाब मिल जाए। मैंने टिंडर डाउनलोड किया क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था और सच कहूँ तो काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। यह पिछले साल की बात है। इससे पहले भी मैंने एक बार टिंडर इस्तेमाल किया था और कुछ अच्छे लोगों से मिला था, लेकिन कुछ खास नहीं था। वो आखिरी बार था जब मैंने टिंडर इस्तेमाल किया था और शायद अब कभी किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं हेली नाम की एक गोरी लड़की से मिला। शुरू में वह ठीक लगी, इसलिए मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे लगा कि वह बहुत सुंदर है और मैं सच में किसी से जुड़ना चाहता था। हम एक दूसरे को अच्छे लगे, इसलिए मिलने का फैसला किया। लेकिन बस इतना कहूँगा कि बाद में सब कुछ गड़बड़ और पागलपन में बदल गया। आप अक्सर अजनबियों से मिलने वालों की डरावनी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है और आपके साथ तो कभी नहीं होगा। मैं भी यही सोचता था। मुझे लगा था कि हम बस बाहर खाना खाएंगे या कोई फिल्म देखेंगे, लेकिन वह मेरे घर आना चाहती थी, बल्कि उसने जोर देकर कहा। मैंने एक बहाना बना दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। असल में मेरा घर गंदा था और मैं खुद भी बाहर जाना चाहता था। उसने साफ साफ कह दिया कि जब तक हम मेरे घर में नहीं मिलेंगे तब तक हम साथ समय नहीं बिता सकते। मुझे पता था कि इसे खतरे की घंटी समझना चाहिए था और शायद मेरे अंदर कहीं न कहीं यह एहसास भी था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी और मैं अकेला था। मुझे लगता है कि उसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। आखिरकार मैंने हार मान ली और उसे आने की इजाज़त दे दी। हमने मिलने का समय तय कर लिया, जिससे मुझे अपना घर साफ करने, नहाने और खुद को तैयार करने का मौका मिल गया। जब वह यहाँ पहुँची तो उसने मुझे मैसेज किया और मैंने उसे अंदर बुला लिया। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था और तुरंत ही मेरे मन में कुछ खटका, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और हम बातें करने लगे। सब ठीक चल रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास पीने के लिए कुछ है। मैंने बताया कि मेरी अलमारी में जेमसन की एक आधी बोतल बची हुई है। इसके बाद मैंने खुद को वॉशरूम में जाने का बहाना बनाया। जब मैं वापस आया तो वहाँ सोफे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक ड्रिंक थी। मैंने देखा कि उसने मेरे लिए भी एक ड्रिंक तैयार की थी, जो मेरी कांच की कॉफ़ी टेबल पर रखी थी। लेकिन मैं शराब पीने के मूड में नहीं था, खासकर विस्की के। इसलिए मैंने फ्रिज से एक बियर निकाली और उसे पीने लगा। 3-4 बियर के बाद मैंने आखिरकार यह मिक्स ड्रिंक पी ली, जिसे पीने के लिए वह लगातार मुझ पर दबाव डाल रही थी। पहले तो मैं इसे पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जिद कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन जब सब सामान्य लगा तो मैंने सोचा कि शायद मैं बेवजह ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैंने ड्रिंक पी ली और पहले 10 मिनट तक कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे हल्का अजीब लगने लगा। फिर भी मैंने इसे नशे का असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं हल्का नशे में था और 6 ड्रिंक मेरे लिए काफ़ी थे। यहीं से चीज़ें वास्तव में अजीब होने लगी। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वह यह थी कि हम सोफे पर बैठे थे और अचानक मुझे बहुत अजीब महसूस होने लगा। मेरी सांस भारी हो गई, चक्कर आने लगे और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। फिर अचानक मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मैं कम से कम 5 घंटे तक बेहोश रहा और सुबह जल्दी जाग गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ था। मैं बेडरूम के फर्श पर पड़ा था और घबराहट में जागा। धीरे धीरे समझ आया कि मेरे शरीर पर कई गहरे घाव थे, जैसे चाकू से गोदे गए हो। मेरे दोनों हाथों और पेट पर भी गहरे जख्म थे और दर्द असहनीय था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर और मेरे कमरे का फर्श खून से लथपथ था और दीवारें भी। यह देखकर मैं लगभग बेहोश हो गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ।
मैं पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन लेने गया, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिला। पता चला कि उसने मेरा फ़ोन और मेरे घर में मौजूद टीवी, कुछ गहने और मेरी कुछ तिजोरियाँ चुरा ली थी, जिनमें $20,000 से ज़्यादा पैसे थे। मैंने अपने घर के चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसने खिड़कियों को भी तोड़ दिया था। लगभग हर कमरे में तोड़फोड़ की थी और कि उसने सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुझे याद है कि एक समय मैं पूरी तरह से टूटकर आईने में देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब असली था या नहीं। दीवार पर बना पेंटाग्राम देखकर मैं घबरा गया था। मैंने अपने ड्रेसर में पुराना फ़ोन ढूंढा और उसे चार्ज किया और वाईफाई से जोड़ा। फिर मैंने वीडियो कॉल करके एक दोस्त को कॉल किया और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहा। इसके बाद मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगा। पुलिस को आने में लगभग 20 मिनट लगे। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे किस चीज़ से नशीला किया, लेकिन रिपोर्ट में इसे किसी दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइजर के रूप में बताया गया था। मैंने पुलिस को जितनी भी जानकारी दे सकता था दी। फिर मैंने अपने पुराने फ़ोन से टिंडर अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की ताकि पुलिस को दिखा सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे अनमैच कर दिया और शायद खाता भी डिलीट कर दिया था। वैसे भी इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं कैटफिश का शिकार हुआ था और कुछ महीने पहले मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो भी यह सब कर रहा था उसे कभी पकड़ा नहीं गया। मैं एक बड़े ब्रेकअप के दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मेरे एक दोस्त ने मुझे टिंडर यूज़ करने के लिए कहा। मेरे दोस्त ने दावा किया कि उसे ऐप पर एक अच्छी दोस्त मिली है, तो मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मैं स्वाइप करने के लिए कई घंटे बिताता था। खेल खत्म नहीं हो रहा था और कोई वापस स्वाइप भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने एक महिला लिंडा पर स्वाइप किया। आखिरकार उसने भी मुझे स्वाइप किया। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन बाद में मुझे इसका बहुत पछतावा हुआ। हमने कई सप्ताह तक एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना। लिंडा एक अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन वह मुझसे थोड़ी बड़ी थी। उसे बाहर खाना खाने या सिनेमा जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पारंपरिक रोमांस उसकी पसंद नहीं थी। इसलिए आखिरकार हमने एक बार में मिलने का फैसला किया। लिंडा को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि उसकी प्रोफाइल तस्वीर पुरानी थी। सामने जो महिला आई वह उम्र में बड़ी और भारी थी। वह मेरे लिए तुरंत एक चेतावनी का संकेत था, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हमने ड्रिंक लिए और एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। बातचीत शुरू हुई और हमें लगा कि हमारे बीच बहुत सी समानताएं हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा भी। मुझे ऐसा लगा कि लिंडा ने शायद पहले से मेरे बारे में रिसर्च की थी। वह मेरी सटीक रुचियों का जिक्र करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। जब भी कोई अजीब चुप्पी छा जाती, मैं सोचता कि अब क्या कहूँ, लेकिन हर बार वह मुझसे पहले बोल पड़ती। एक समय लिंडा ने मेरी तरफ देखा और सीधे कहा, चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं। उसके इस खुलेपन ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरी सेक्स लाइफ के बारे में पूछा और यह जानना चाहा कि मैंने अपने पिछले पार्टनर्स के साथ किस तरह की चीज़ें की है। हमने अपनी कहानियाँ साझा की, लेकिन मेरी कहानियाँ उसकी रोमांचक और नाटकीय कहानियों के सामने फीकी लग रही थी। मैं उबाऊ न लगूं, इसलिए मैंने भी कुछ कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बतानी शुरू कर दी। हालांकि पहली डेट पर इस तरह की बातों पर चर्चा करना मेरे लिए काफ़ी अजीब था। जैसे ही मुझे लगा कि विषय खत्म हो गया है, लिंडा ने एक परेशान करने वाला अनुभव साझा करना शुरू किया। अचानक उसने खुलासा किया कि उसे लोगों को यातना देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने में काफ़ी मज़ा आता है। उसने खास तौर पर एक कहानी सुनाई जहां उसने एक आदमी को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। यह सुनकर मैं असहज हो गया। मैं जल्दी से अपना ड्रिंक खत्म कर रहा था और जाने का बहाना ढूंढ रहा था। तभी उसने मुझे एक आखिरी कहानी सुनानी शुरू की। मैं केवल आधा ध्यान दे रहा था, लेकिन जो सुना वह भी काफ़ी अजीब था। मुझसे मिलने से एक हफ्ते पहले लिंडा टिंडर पर एक आदमी से मिली और उसके साथ घर गई। वह अपने साथ बंधन उपकरणों से भरा एक बैग ले आई थी और उस आदमी को सिर से पैर तक टेप से लपेट दिया, जब तक कि वह पूरी तरह से मम्मी न बन गया। वह हंस रही थी जब उसने यह कहानी दोबारा सुनाई और उस आदमी की मदद के लिए दी गई बुदबुदाती दलीलों की नकल करने लगी और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तुरंत उठा और चला गया।
पहली मुलाकात में ऐसी बातें बिल्कुल अनुचित थी। फिर भी जाते समय लिंडा ने मुझे चूमने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को दूर कर लिया और वहाँ से निकल गया। बाद में मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। अब मैंने टिंडर छोड़ दिया है और मैं आशा करता हूँ कि लिंडा से फिर कभी सामना न हो।